हर साल लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सच बात यह है कि उनमें से 90% स्टूडेंट्स एमबीबीएस सीट नहीं पाते। और शॉकिंग बात क्या है, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हार्डवर्क की वजह से नहीं, प्रिपरेशन मिस्टेक्स की वजह से फेल होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 8 मिस्टेक्स की, जो क्वाइटली आपके नीट रैंक डिस्ट्रॉय करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गाइडेंस रूम, जहां हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को करियर क्लैरिटी, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी और रियल एजुकेशन इंसाइट्स देते हैं। अगर आप नीट एस्पिरेंट है या एक वरीड पेरेंट, तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होने के बावजूद रैंक लूज़ कर देते हैं। रीज़न लैक ऑफ हार्डवर्क नहीं, रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आज हम बात करेंगे नीट के उन 8 डेडली मिस्टेक्स की जो साइलेंट किलर्स है आपके नीट रैंक के लिए। ये डिस्कशन हम करेंगे डॉक्टर रचना मैम के साथ, जो पिछले 10 सालों से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को टॉप मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचने में हेल्प कर चुके हैं। मैम, शुड वी स्टार्ट? थैंक यू जानवी। सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी। नीट का जो एग्ज़ाम है वो एक नॉलेज टेस्ट से ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी टेस्ट होता है। हर साल लाखों बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। कोचिंग की फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल होती है, लॉन्ग स्टडी आवर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके एफ़र्ट के हिसाब से उनकी रैंक नहीं आई। और आज हम उनकी प्रिपरेशन को क्लोजली देखते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन के मिस्टेक्स की। प्रिपरेशन की भी नहीं, प्रिपरेशन में होने वाले मिस्टेक्स की। कभी स्टूडेंट्स रॉन्ग प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, कभी रिवीजन इग्नोर कर देते हैं, कभी मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं और कभी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आज का डिस्कशन है, उसका पर्पस सिंपल है। स्टूडेंट्स को ये समझना है कि नीट की प्रिपरेशन में कौन सी गलतियाँ उनकी रैंक को क्वाइटली डैमेज कर रही है और उनसे कैसे बचना चाहिए। अगर एस्पायरेंट सिर्फ इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दें तो उनकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा फोकस्ड, एफिशिएंट और रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती है। नीट रिजल्ट्स एनालाइज करने पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। टॉप रैंकर्स और एवरेज स्टूडेंट्स के बायोलॉजी मार्क्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ होता है? मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग एनसीईआरटी, द बाइबल ट्रैप। मैम, चलिए एक बहुत बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल से शुरू करते हैं। हर नीट एस्पिरेंट बार बार सुनता है कि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर नीट, लेकिन फिर भी रियलिटी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक्स और कोचिंग मॉड्यूल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और एनसीईआरटी को सिर्फ एक बार कैजुअली पढ़कर साइड में रख देते हैं। आपके एक्सपीरियंस में एनसीईआरटी को इग्नोर करना नीट प्रिपरेशन में कितनी बड़ी मिस्टेक है और इसका स्टूडेंट्स के फाइनल रैंक पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ये जो है ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। स्टूडेंट्स को लगता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो बहुत बेसिक है और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उन्हें बहुत एडवांस्ड मटेरियल पढ़ना चाहिए। इसीलिए होता क्या है कि आप जब भी उनके टेबल देखोगे किसी भी स्टूडेंट का, तो आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा। 3-4 रेफरेंस बुक्स होती है बायोलॉजी की, कोचिंग मॉड्यूल्स होते हैं 2 से ज़्यादा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक होता है, यूट्यूब के नोट्स होते हैं और उसके अलावा टेलीग्राम पे के भी आप पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है, तो जवाब आता है मैम रफली पढ़ी है। और वही होती है उनकी सबसे बड़ी गलती। नीट का जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एनसीईआरटी ड्रिवन होता है। बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से ही उठाए जाते हैं, कभी डायग्राम के लेबल से, कभी टेबल के एक स्मॉल पॉइंट से, कभी चैप्टर की समरी के एक सेंटेंस से। और जो स्टूडेंट सिर्फ रेफरेंस बुक्स पढ़ रहा होता है वो एक्चुअली बेसिक सोर्स जो होता है वो मिस कर देता है। मैं स्टूडेंट्स को एक सिंपल रूल देती हूँ, नीट बायोलॉजी इज इक्वल टू एनसीईआरटी इनटू मल्टीपल रिविजन्स। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को 5-6 बार सिंसियरली रिवाइज कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली 80 to 85 क्वेश्चंस बायोलॉजी में सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
10 बुक्स एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ कन्फ्यूजन ही होगा। और एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, वो है आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स। नीट के जो पेपर सेट करते हैं वो डायग्राम्स बहुत पसंद करते हैं। क्वेश्चंस आ सकते हैं, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट, विच पार्ट परफॉर्म्स दिस फंक्शन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द डायग्राम। माने बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायग्राम्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अगर स्टूडेंट ने डायग्राम को सिर्फ एक बार देख लिया है लेकिन समझा और याद नहीं किया तो वो क्वेश्चंस चला जाएगा। मैम, आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो एनसीईआरटी कैसे पढ़े? एनसीईआरटी पढ़ने की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है और प्रैक्टिकल है। स्टेप 1, आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन सारा चीज़ रीडिंग करो। इम्पॉर्टेंट लाइंस को आप हाईलाइट करो। स्टेप 3 को मैं बोलूँगी कि डायग्राम्स और टेबल्स को अलग से रिवाइज करो। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो और हर 20 से 25 दिनों में इन सब का फुल रिवीजन करो। इस अप्रोच से आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं बल्कि आपका एक स्कोरिंग वेपन बन जाएगी। तो सिंपल टेक अवे ये है कि नीट एस्पिरेंट के लिए एनसीईआरटी ऑप्शनल नहीं है, फाउंडेशन है। बिल्कुल, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो अच्छे से और मतलब आप उसको ग्रास्प कर लेते हो तो आपका हाफ बैटल एग्ज़ाम के पहले ही जीता हुआ रहता है और बाकी जो आप प्रिपरेशन करोगे वो आपको सिर्फ पॉलिश करेगा। मिस्टेक नंबर 2, द फिजिक्स फोबिया एंड निग्लेक्ट। मैम, एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है नीट एस्पिरेंट्स के बीच। ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बायोलॉजी उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री मैनेजेबल लगता है, लेकिन फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा रैंक डिस्टर्ब करता है। बहुत स्टूडेंट्स लिटरली बोलते हैं कि फ़िज़िक्स से डर लगता है। आपके एक्सपीरियंस में फ़िज़िक्स नीट एस्पिरेंट्स के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन जाता है? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है जानवी। मैं इसे फिज़िक्स फोबिया बोलती हूँ। नीट की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग मंथ्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स का फोकस यूजुअली बायोलॉजी पर रहता है क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी होता है और उन्हें लगता है कि मैक्सिमम मार्क्स उनको बायोलॉजी से आएंगे, जो बात सही भी है बिकॉज उसमें डबल क्वेश्चंस आते हैं। तो फिज़िक्स के बारे में वो क्या करते हैं कि चलो बाद में करेंगे और यही सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी बन जाती है। फिज़िक्स एक कंसेप्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता। अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही ब्रेन फ्रीज हो जाता है। इसीलिए फिज़िक्स में एक रूल है, प्रैक्टिस क्रिएट्स थिंकिंग एबिलिटी। अगर आप हर चैप्टर से 100 to 150 एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते तो आपका ब्रेन एनालिटिकल मोड डेवलप ही नहीं करेगा। इसमें सेकेंडली एक और बात कहना चाहूँगी, फिज़िक्स एक एक्टिव सब्जेक्ट है। इसमें आपको कंसेप्ट्स समझने हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, गलतियों को एनालाइज करना है और फिर दोबारा प्रैक्टिस करना है। और ये जो साइकिल है ये जब रिपीट मोड पे चलती है तब जाके कहीं आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है। और एक यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर करना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बायोलॉजी मार्क्स डिसाइड करेंगे रैंक, लेकिन रियलिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बायोलॉजी में ज़्यादातर जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं वो 300 प्लस स्कोर कर लेते हैं। रियल डिफरेंस जो आता है वो आपका आता है फिज़िक्स में। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ फिज़िक्स इज़ द रैंक डिसाइडर, नॉट बायोलॉजी। अगर आप फिज़िक्स में 140 to 150 रेंज तक पहुँच गए तो आपका ओवरऑल रैंक जो है वो ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है। तो सिंपल बात ये है कि फ़िज़िक्स से डरना नहीं है, उसको डेली प्रैक्टिस से टेम करना है। चलो एग्जैक्टली जानवी, सही समझे हो कि फिज़िक्स जो है वो एक टैलेंट गेम नहीं है, वो एक प्रैक्टिस गेम है। जितना भी आप उसको प्रैक्टिस और रिवाइज करते रहोगे उतनी ही एक्यूरेट और एनालिटिकल आपकी थिंकिंग बन जाएगी जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करके देगी।
मॉक टेस्ट देना ब्रेवरी नहीं है, मॉक टेस्ट एनालाइज करना ब्रेवरी है। मोस्ट स्टूडेंट्स अपनी सिली मिस्टेक्स का पैटर्न ही नहीं समझते। मिस्टेक नंबर 3, स्किपिंग मॉक टेस्ट एनालिसिस। मैम, एक और चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की है, नीट एस्पिरेंट्स में स्टूडेंट्स रेगुलर मॉक टेस्ट तो देते हैं, कोचिंग के वीकली टेस्ट भी अटेंड करते हैं, लेकिन टेस्ट ख़त्म होने के बाद उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है कि मेरा स्कोर कितना आया। अगर स्कोर अच्छा आया तो खुश, अगर कम आया तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड, और फिर सीधा नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स एक्चुअली टेस्ट को डीपली एनालाइज करते हैं। आपके एक्सपीरियंस में मॉक टेस्ट एनालिसिस स्किप करना कितनी बड़ी मिस्टेक है? ये एक्चुअली जो है नीट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है उसकी सबसे अंडर एस्टिमेटेड मिस्टेक है। मैं स्टूडेंट्स को एक लाइन बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट देना ब्रेवरी नहीं है, उनको एनालाइज करना ब्रेवरी है। क्योंकि टेस्ट देना इजी है, आप पेपर सॉल्व कर लो, OMR फिल कर लो, स्कोर देखते हो और बस। लेकिन रियल इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो आपका एनालिसिस से आता है। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कोर देखते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर मूव ऑन। लेकिन वो ये देखते ही नहीं कि कौन से क्वेश्चंस कंसेप्चुअली गलत हुए, कौन से क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हुई है, कौन से क्वेश्चंस जो है वो उनको टाइम प्रेशर की वजह से स्किप हुए। और जब आप ये एनालाइज नहीं करते तो आप सेम मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करोगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती है। टेस्ट का पर्पस सिर्फ मार्क्स चेक करना नहीं है, बल्कि अपनी वीकनेसेस चेक करना है। एग्जैक्टली और इसके लिए एक पावरफुल टूल होती है, मिस्टेक नोटबुक। हर सीरियस नीट एस्पायरेंट को एक डेडिकेटेड नोटबुक रखनी चाहिए जिसमें वो लिखे कौन से कंसेप्ट्स रॉन्ग हुए, सिली मिस्टेक्स कहाँ पे हुए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कौन से थे और टाइम मैनेजमेंट की वजह से कितने एरर्स हुए। जब आप 8 से 10 टेस्ट देने के बाद में उस नोटबुक को जब देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती है, यूनिट्स कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, कभी कभी निगेटिव साइन मिस कर देते हैं, क्वेश्चन को जल्दी में गलत रीड करते हैं। ये सब नॉलेज प्रॉब्लम नहीं होती है, ये अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। और जब तक आपको अपनी सिली मिस्टेक्स का पैटर्न पता नहीं चलेगा, आपका स्कोर एक सर्टेन रेंज में ही स्टक रहेगा। अगर सिंपल वर्ड्स में अपने को ये बोलना है तो रूल ये हुआ कि टेस्ट देना प्रिपरेशन का एक पार्ट है, लेकिन टेस्ट एनालिसिस करना इम्प्रूवमेंट का इंजन है। अगर कोई स्टूडेंट 50 मॉक टेस्ट देता है बट एनालाइज नहीं करता तो उसका इम्प्रूवमेंट लिमिटेड ही रहेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 20 टेस्ट देता है और हर टेस्ट का डीप एनालिसिस करता है तो उसकी रैंक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकती है, बिकॉज मिस्टेक अवेयरनेस ही स्कोर इम्प्रूवमेंट की की है। मतलब टेस्ट का पर्पस सिर्फ मार्क्स चेक करना नहीं है, बल्कि अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना है। मैम, एक ब्रूटल रियलिटी है, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स क्लास 11th को सीरियसली नहीं लेते और फिर ड्रॉप ईयर में स्ट्रगल करते हैं। क्या क्लास 11th एक्चुअली नीट रैंक का फाउंडेशन होती है? मैम, एक और फ्रेज़ बहुत कॉमनली सुना जाता है नीट प्रिपरेशन में, 11th बर्बाद हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट जब क्लास 12th में एंटर करते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि क्लास 11th का सिलेबस प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी पैनिक उनका स्टार्ट हो जाता है, बैकलॉग कवर करना है, 12th का सिलेबस अभी भी चल रहा होता है, टेस्ट भी आ रहे होते हैं। आपके एक्सपीरियंस में क्लास 11th को वेस्ट करना नीट प्रिपरेशन में कितनी बड़ी मिस्टेक है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्लास 11 वेस्ट करना नीट एस्पायरेंट्स का सबसे क्लासिक मिस्टेक है। नीट का सिलेबस 2 साल का इंटीग्रेटेड होता है, क्लास 11 और क्लास 12 का। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि क्लास 11 में जब स्टूडेंट्स होते हैं वो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहे होते हैं, स्कूल और कोचिंग को बैलेंस कर रहे होते हैं। कभी कभी बच्चों में सीरियसनेस भी लेट आती है
और रिज़ल्ट ये होता है कि 11th का फाउंडेशन वीक रह जाता है। 11th कब चला गया उनको पता ही नहीं चलता। प्रॉब्लम ये है कि क्लास 11 के जो टॉपिक्स हैं वो एक्चुअली बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिज़िक्स में देखोगे तो मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर। केमिस्ट्री में हम देखेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग, अगर मोल कंसेप्ट। बायोलॉजी की हम बात करेंगे तो सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। अगर ये चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 12th के टॉपिक्स समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब अगर फाउंडेशन वीक है तो ऊपर का स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल बनेगा। एग्जैक्टली इसीलिए मैं हमेशा नीट एस्पायरेंट्स को एक क्लियर एडवाइस देती हूँ। अगर आपको लगता है कि क्लास 11 में बैकलॉग है तो उसे आपको 12th के शुरू होने के साथ साथ ही क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर बैकलॉग कंटिन्यूसली अक्यूमुलेट होता है तो प्रिपरेशन जो है आपका वो ओवरबर्डन बन जाता है। स्टूडेंट को एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट समझना चाहिए, नीट एग्ज़ाम कोई एक स्प्रिंट रेस नहीं है, वो एक मैराथन है। ये एग्ज़ाम लास्ट 3 महीनों की प्रिपरेशन से क्लियर नहीं होता है, ये क्लियर होती है आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट से ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अगर स्टूडेंट क्लास 11 को सीरियसली लेता है तो क्लास 12 कंपैरेटिवली स्मूथ और कॉन्फिडेंटली जाती है। तो टेक अवे सिंपल है, नीट प्रिपरेशन में फाउंडेशन ईयर को इग्नोर करना सबसे रिस्की डिसीजन हो सकता है। बिल्कुल, अगर जितना ही स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन है उतना ही कम स्ट्रेस आपको होगा आपकी क्लास 12 में, और क्लास 12 में जितना कम स्ट्रेस होगा उतना ही कंसंट्रेशन आप ज़्यादा दे सकते हो नीट एग्ज़ाम पर। मैम, अब तक हमने कुछ बहुत क्रिटिकल मिस्टेक्स डिस्कस की है जो क्वाइटली स्टूडेंट्स की नीट रैंक को डैमेज कर देती है। अभी तक हमने बात की एनसीईआरटी इग्नोर करना, फिज़िक्स से डर कर उसे पोस्टपोन करना, मॉक टेस्ट का एनालिसिस स्किप करना, क्लास 11 फाउंडेशन वीक रहना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई एस्पिरेंट सिर्फ इन 4 मिस्टेक्स को भी अवॉइड कर ले तो उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से बेटर हो सकती है। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिस्टेक्स जो है वो इंटेलिजेंस की वजह से नहीं होती है, ये मिस्टेक्स होती है पुअर प्रिपरेशन हैबिट्स की वजह से। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा अवेयरनेस डेवलप करे और अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करे तो इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन मैम अभी डिस्कशन का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है। सेकेंड हाफ में हम बात करने वाले हैं उन मिस्टेक्स की जो आज के डिजिटल एरा में और भी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है, जैसे टेलीग्राम और स्टडी मटेरियल ओवरलोड का ट्रैप, रिवीजन स्किप करना जो क्वाइटली नॉलेज को इरेज कर देता है, बर्नआउट और स्लीप सैक्रिफाइस करना, और एक मिस्टेक जो अच्छे स्टूडेंट्स को भी रैंक लूज़ करवा देती है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सो डोंट गो एनीवेयर। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं द डेडलीस्ट नीट प्रिपरेशन मिस्टेक्स। अब तक हमने 4 डेंजरस मिस्टेक्स डिस्कस की है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डिजिटल एरा की सबसे डेंजरस मिस्टेक पर, टू मच स्टडी मटेरियल। और बिलीव करिए ये मिस्टेक स्मार्ट स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज कर देती है।